वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। अब बात उन भारतीयों की जो वतन आ गए। वतन तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये जो आए हैं ये तो आग का दरिया पार करके आए हैं। अरब देश कतर में फांसी की सजा पा चुके 8 भारतीयों की सजा माफ हुई और उनमें से 7 हिंदुस्तान लौट आए। यह महज एक देश का फैसला भर नहीं है कि कतर ने फैसला कर लिया, हिंदुस्तानियों को रिहा कर दिया और वो सारे के सारे आ गए देश। ऐसा नहीं है। यह भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की अपने लोगों की हिफाजत के लिए सारी ताकत लगा देने और आखिरकार कामयाब होने की एक और गवाही है। यह एक सबल, सक्षम, सजग, सक्रिय और सफल सरकार का सबूत है। जो लोग अपने देश से 3000 किलोमीटर दूर हों, जेल में बंद हों, फांसी की सजा काट रहे हों, बड़ी मुश्किल से घर वालों से बात और कंसुलर एक्सेस मिल पाया हो, वे लोग न जाने कितनी बार अपनी फांसी पर लटकाए जाने या खुद को फांसी दिए जाने के डर से भर गए होंगे, थरथरा गए होंगे। उन अंधेरी रातों में सन्नाटे में जेल के बिलखते होंगे, अपने बच्चों को, घर परिवार को याद करते होंगे, ईश्वर को याद करते होंगे और बस एक उम्मीद के साथ चल रहे होंगे कि उनके देश की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो शायद कुछ न कुछ कमाल कर दे। और वो हो गया। जब ये लोग देश पहुंचे तो मानो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हम जिस तरीके से आ गए हैं वो मुमकिन था भी क्या। कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर दखल नहीं दिया होता तो हमारी जान नहीं बचती, हम हिंदुस्तान लौट करके नहीं आ सकते हैं। यह वे लोग कह रहे हैं जो कतर से फांसी की सज़ा माफ़ किए जाने के बाद अपने वतन आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या किया ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहां से अपने प्रधानमंत्री की ताकत, उसका वजन, उसकी हैसियत और देश वो कितना बड़ा होता है, उसका दबाव कितना हो सकता है, उसकी इज्जत कितनी हो सकती है, आज आपको ये बताने वाला हूं। लेकिन जिन 8 हिंदुस्तानियों को रिहा किया गया, उनकी फांसी की सजा माफ की गई, वो कौन कौन से लोग हैं? कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, नेविगेटर राकेश गोपा कुमार। ये सब लोग इंडियन नेवी में काम कर चुके हैं और जाकर के वो कतर में एक कंपनी में काम कर रहे थे। वह कंपनी जो नेवी ऑफिसर्स को या डिफेंस को ट्रेनिंग देती है कि लड़ाई कैसे करते हैं,
जो गोला बारूद हथियार हैं इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है इनकी, उनको ट्रेन करते हैं। जो कॉम्बैट फाइट होती है, कॉम्बैट ट्रेनिंग, उसके लिए ये लोग उस कंपनी में काम कर रहे थे। अब इन लोगों की देश वापसी भारत के लिए ना सिर्फ राहत की बात है, बल्कि इस बात पर हम में से हर आदमी गर्व कर सकता है कि जिस काम को लोग असंभव मान रहे थे, आज भारत का कद और वजन इतना बढ़ा हुआ है कि वो नामुमकिन काम उसी के बूते मुमकिन हो गया। कतर के कड़े कानूनों से आज़ादी छोटी बात नहीं है। कतर एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ शरिया कानूनों के तहत सज़ा दी जाती है, वहाँ छोटे अपराधी के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। जानते हैं, अगर आपने कतर में चोरी कर ली तो 2 साल की जेल है, शराब पी लिए कोड़े से पिटाई होती है, अगर आपने मज़हब बदल लिया या राष्ट्र विरोधी किसी काम में आप शामिल पाए गए या जासूसी में पकड़े गए तो फिर फांसी ही आपकी सज़ा है। हमारे जो 8 लोग वहाँ फंसे थे उन पर जासूसी का आरोप था। साल 2022 से ही उन पर कानूनी शिकंजा कसने लगा था। पिछले साल अक्टूबर में वहाँ की एक निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। जैसे ये खबर यहाँ भारत में फ्लैश हुई, यहाँ के नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे देश में खलबली मच गई। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है, वो भी कोई आम भारतीय नहीं। नौसेना के अधिकारी कैसे जासूसी जैसे गंभीर मामले में फंस सकते हैं। सेना के अधिकारियों का जो सम्मान हमारे देश में है, इन आरोपों को मानना किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन सरकार खड़ी हुई। कोई करे भी तो उसमें क्या कर सकता है। कतर के कड़े कानूनों से कैसे निपटा जाए, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए, कैसे देश के 8 लोगों को जिन्होंने इंडियन नेवी में सर्विस दे रखी है अपनी, उनको वापस लाया जाए। कतर के साथ भारत के रिश्ते यूएई और सऊदी अरब की तरह नहीं है कि बहुत अच्छे हैं। भारत ने टर्की की जो सरकार है एर्दोगान की, उनके साथ कतर का जो राज परिवार है रिश्ते बेहतर हैं। भारत ने टर्की का रास्ता अख्तियार किया, भारत ने अमेरिका का रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि अमेरिका का कतर के ऊपर प्रभाव है, वो अमेरिकी लीग का देश माना जाता है। तो वो रास्ते भी जो कूटनीतिक होते हैं, राजनयिक होते हैं, भारत ने अख्तियार किए। और आप कहेंगे कि इंडिया लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। हर मुमकिन कोशिश की गई। बचाने का काम भी ठीक है कि बहुत मुश्किल था, लेकिन मोदी सरकार ने मोर्चा संभाला। विदेश मंत्रालय ने कानूनी, कूटनीतिक, बैकडोर डायलॉग्स, जितने भी लेवल्स हो सकते हैं, उन सब पर काम किया। हर किसी को पता था काम बहुत मुश्किल है, मगर जोर पूरा लगाने का इरादा दिख रहा था। आप देखिए कि 26 अक्टूबर 2023 को भारत के 8 लोगों को कतर की अदालत में फांसी की सजा दी जाती है, और चौथे महीने में वो 8 हिंदुस्तानी, 4 महीने भी पूरे भी नहीं हुए, कतर से रिहा हो गए, उस सजा से बरी हो गए। 7 तो देश आ गए। मोदी सरकार की प्लानिंग कारगर साबित हुई है। लगभग 100 दिनों का संघर्ष सफल रहा है। कतर के केस में जो चीज सबसे अधिक काम आई वह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर की केमिस्ट्री, जिसको लेकर कई तरह के डर, कई तरह की आशंकाएं और नाउमीदी जताई जा रही थी। वह हिंदुस्तान की कामयाबी में कैसे बदली, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप कतर से वापस आए हिंदुस्तानियों को सुनिएगा। जो पहले हमने सुनाया था उसको आपने देखा होगा। मोदी को लगातार वो धन्यवाद दे रहे हैं। तो ये जो लोग आ गए हैं, इन लोगों ने अगर नरेंद्र मोदी की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत का नागरिक दुनिया में कहीं भी मुसीबत में फंसेगा, उसे हर संभव मदद दी जाएगी। इस घटना के बाद और पिछले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, यह सबूत और संकेत दोनों देश के भीतर जाता है और देश के वो तमाम लोग जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, देशों में रहते हैं। ये गारंटी कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या उनके होने से मिलती है।
कतर से पहले यूक्रेन और सूडान से भारतीयों को वापस ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि हालात चाहे युद्ध के हों या खून खराबे के हों, जिंदगी भले ही वहां लगातार मुसीबत में हो, खतरे में हो, लेकिन भारतीयों को बचाने, उनको सुरक्षित निकालने के लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और कामयाब रहेगी। सभी मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल इमेज को बहुत प्रभावशाली जरिया माना गया। इसके साथ ही बड़ा श्रेय विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीतिक तैयारियों को दिया जाता है। उनके संपर्क, सूझबूझ और फटाफट फैसले लेने की जो खूबी है वह एस जयशंकर के कद को बढ़ाती है। भारत के विदेश मंत्रियों का समय जब भी आकलन करेगा तो एस जयशंकर बेहतरीन विदेश मंत्रियों में तयशुदा तौर पर गिने जाएंगे। कतर वाले मामले में भी एस जयशंकर लगे रहे। पिछले साल अक्टूबर में ही संसद में उन्होंने अपनी तैयारियों के बारे में बता दिया था। उस वक्त जिस भरोसे के साथ जयशंकर ने अपनी बात संसद में रखी थी, उसने ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि भारत की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। Then, sir, if I could turn to the clarification sought by Shri Sujit Kumarji. This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds, I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar, and it is something that we will be pursuing. अब ये जो कतर में भारतीयों की गिरफ्तारी और फिर अदालती कार्रवाई के बाद फांसी की सज़ा है, इसको इन ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। अगस्त 2022 में इंडियन नेवी में काम कर चुके 8 भारतीयों की कतर में गिरफ्तारी होती है। उस वक्त कारण नहीं बताया गया, रात में आकर के उनको उठा लिया गया था। कहा गया था चलिए कुछ ट्रेनिंग देनी है, कुछ अर्जेंसी आ गई है, आपको चलना होगा, फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। वो लौटे नहीं और महीने भर बाद घर वालों को पता ये चला कि कतर की खुफिया एजेंसी ने उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर 2022 दोहा में भारतीय राजदूत और उच्च अधिकारी एक्टिव हुए। नौसेना के दिग्गजों से मुलाकात की गई, ये जो हमारे 8 लोग पकड़े गए थे वहाँ। मामले के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। 3 अक्टूबर 2022 को सभी गिरफ्तार नागरिकों को पहला काउंसलर एक्सेस मिला। जिस कंपनी में वे काम कर रहे थे उसका नाम है दहरा ग्लोबल। उसके सीईओ ने इन लोगों को, जो भारतीय हैं, उनको बचाने की कोशिश की तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये दीगर बात है कि उनको 2 महीने के बाद जमानत दे दी गई। वो बाहर आ गए, लेकिन भारतीय बाहर नहीं आए, जेल में रहे। मार्च 2023 में जो 8 हिंदुस्तानी थे, जमानत अर्जी उनकी खारिज कर दी गई। कतर के कानून के तहत मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। 26 अक्टूबर 2023 कतर की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। इसके बाद भारत सरकार कहीं ज्यादा एक्शन में आ गई। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए समझिए कि सारे घोड़े खोल दिए। नवंबर 2023 में मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर होती है। कतर की एक उच्च अदालत ने उस अर्जी को कबूल किया। दिसंबर 2023 भारतीय राजदूत ने उन लोगों से मुलाकात की। 27 दिसंबर को अदालत ने सभी 8 लोगों को मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास में बदल दिया। यह भारत सरकार की पहली कूटनीतिक जीत मानी गई, क्योंकि यह फैसला दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में हुआ। COP28 की बैठक
ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया भर में अलग अलग तरह की तबाहियां आती हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल में रखने के लिए दुनिया के जिन देशों की बैठक हुई थी, शिखर बैठक, वो COP28 थी, दुबई में हुई थी। और वहाँ पे कतर के अमीर जो हैं, शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उन थानी साहब के साथ नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। मैं चाहूँगा कि आप वो फोटोग्राफ ज़रूर देखिएगा, और वो बहुत आत्मीय मुलाकात है जहां नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लोग जो कतर में रहते हैं उनके बारे में उनसे चर्चा की। और यही इस मामले में एक टर्निंग पॉइंट माना गया। माना यह जाता है कि कतर के अमीर के साथ नरेंद्र मोदी ने अपने गिरफ्तार लोगों, जिनको फांसी की सजा के बाद आजीवन कारावास दे दिया गया है, उनकी रिहाई और उनके बेकसूर होने की बात भी रखी थी। और जनवरी 2024 में कतर के सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया। और इसी बीच विदेश मंत्रालय की कानूनी टीम के पास कोर्ट का एक आदेश आया, जिसे एक गोपनीय दस्तावेज बताया गया। 12 फरवरी 2024 कतर में मौत की सजा पाए भारतीय नौसेना के 8 अधिकारियों को दोहा में रिहा कर दिया गया। ये कहानी हिंदुस्तान की सरकार के अपने लोगों की खातिर सक्रिय होने और हर मोर्चे पर जाकर के लगातार लड़ने और कामयाबी से अपने लोगों को वतन लाने की है। बहुत सरप्राइजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार अगर प्रबल है, सबल है, संकल्प से भरी है और वो देश के कद को, वजन को समझती है, तो ये नतीजे मिलते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करके फैसले का स्वागत किया और खास तौर पर कतर के अमीर का आभार जताया। On the set of questions relating to the release of Indian nationals in case of Al Dahra case, whatever we wanted to say, we have said it in the morning. We are grateful for their return. We are gratified on their return. We deeply appreciate the decision of the Qataris government and the Amir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India would be possible. As we have said already in our statement in the morning, and people have articulated also, Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case, and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. We can talk of different frames and terminology, like Sridhar you mentioned, whether it's a release or a pardon, etc. But I think we should see the facts for what they are. 7 of the 8 Indian nationals of Al Dahra case are back in India, back to their homes. As I said, we are extremely gratified about it and appreciate deeply the gesture of the Emir of Qatar for the release, and continue to work on the return of the 8th Indian national. Smita, to your प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मोर्चों पर सक्रियता और उनका जो सम्मान है, जो उनकी ग्लोबल इमेज है, उसका फ़ायदा हिंदुस्तानियों को दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रहा है और यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है। विदेशी मोर्चे पर इस तरह के मामलों में मोदी सरकार एक के बाद एक कई कामयाबी हासिल कर चुकी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय फंसे हों तो सरकार उन्हें निकालने के लिए पूरा जोर लगाती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मामलों में मोदी सरकार का अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शानदार है। ज़्यादातर मामलों में सरकार ने सफलता हासिल की है। आपको याद होगा कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उस वक्त यूक्रेन के वॉर जोन में 20,000 भारतीय फंस गए थे और उन्हें निकालने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ज़्यादातर वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए छात्र थे।
अचानक युद्ध शुरू हो जाने की वजह से वे वहां फंस गए, निकलने का मौका नहीं मिला था, कोई रास्ता नहीं था। रूस और यूक्रेन के बीच शुरुआती तनातनी को उन लोगों ने इग्नोर किया। 24 फरवरी 2022 की सुबह रूस ने अचानक यूक्रेन पर बम बरसाना शुरू कर दिया था। उसके बाद वहां के हालात बिगड़ते चले गए। विदेश की राजनीति में रूसी राष्ट्रपति को घेरने की कवायद तेज हो गई। अपने खिलाफ जारी सियासी मोर्चेबंदी से रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भड़क गए थे। यूक्रेन में कई देशों के लोग फंसे हुए थे, लेकिन नाराज पुतिन से कौन कहे कि उनके लोग वहां फंसे हुए हैं, निकालना है। ऐसे मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की। उन्होंने खुद फोन कर पुतिन से बात की और कहा कि आप सोचिए, हमारे लोगों को निकलना है। छात्रों को निकलने के लिए सेफ पैसेज दिया गया। यूक्रेन और रूस दोनों तरफ की फौजों ने अपने हथियार रोके, लड़ाई रोकी और वॉर जोन से भारतीयों की सुरक्षित निकासी हो गई। पाकिस्तान समेत दूसरे देशों के छात्र भी भारतीयों का जो काफिला निकल रहा था उस काफिले के भीतर निकल करके आ गए। इस रेस्क्यू मिशन को ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था। ऑपरेशन गंगा को 21वीं सदी के सबसे बड़े राहत और बचाव अभियान के तौर पर भी जाना जाता है। इसके तहत कुल मिलाकर के 22,000 से अधिक भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया गया और दुनिया के कई दूसरे देशों के नागरिक भी निकाले गए। इसी तरह से आपको याद होगा कि 24 अप्रैल 2023 सूडान में भारतीय फंस गए क्योंकि वहां खून खराबा शुरू हो गया। मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसके तहत 3800 से अधिक भारतीयों को वॉर जोन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। अफगानिस्तान से हिंदुस्तानियों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई थी। 1200 भारतीय वापस वतन लाए गए थे। विंग कमांडर अभिनंदन का केस आपको याद होगा, जब फरवरी 2019 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, भारत के फाइटर जेट्स ने बालाकोट पर, तो उसके बाद पाकिस्तान के विमान भी आए थे और भारत के पायलट अभिनंदन ने अपने MiG-21 से F-16 विमान पाकिस्तान का गिरा दिया था, लेकिन वो पाकिस्तान के हिस्से में उतर गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अभिनंदन का वीडियो वहां से जारी किया गया था कि अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में हैं और उनकी वापसी के लिए मोदी सरकार के तेवर कितने तीखे थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको संसद, जो अयाज सादिक पाकिस्तान के सांसद थे, उन्होंने अक्टूबर 2020 में संसद के भीतर बयान दिया था कि जब अभिनंदन की रिहाई के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से दबाव डाला गया और यह कहा गया कि अगर अभिनंदन की रिहाई नहीं होती है तो हिंदुस्तान की फौज हमला करेगी, एयर स्ट्राइक किया जाएगा, तो उस समय जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे बाजवा, उनके पैर कांप रहे थे, पसीने पेशानी के ऊपर थे। क्या कहा था सादिक ने, यह सुनिए आप। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा अपने एक फाइटर के लिए। यह सरकार है। माइक पॉम्पियो अमेरिका के विदेश मंत्री थे। उनकी किताब है नेवर गिव अप एन इंच, और उस किताब में लिखते हैं कि वो ऐसा वक्त था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। एक सरकार, एक प्रधानमंत्री जो अपने एक फौजी के लिए किसी भी कीमत पर उसको वापस लाने के लिए अपना दांव लगा सकता है, ये इसकी एक वानगी है। ऐसे ही सूडान से वापसी हुई थी। ये जो लोगों की वापसी है भारतीयों की अलग अलग देशों से मुश्किल वक्त से, और कतर का उदाहरण तो बिल्कुल अलहदा है कि आपको फांसी हो गई और फांसी की सजा के ऐलान के बाद आपकी सरकार आपको दोष मुक्त करा करके देश लेकर के आ जाती है। इसलिए सरकारों पर, सरकार के मुखिया पर भरोसा ऐसे ही मौक़ों पर और ऐसी ही कामयाबियों से बढ़ता है।
अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।